मिशन फेल हो चुका था। हवेली छोड़ने के 6 साल बाद असली यंग मास्टर को वापस ढूंढ लिया गया था। हम दोनों एक हाई क्लास क्लब में अचानक मिल गए। वो लड़का सूट बूट में सजा हुआ खड़ा था और उसके साथ खड़ी लड़की का चेहरा बेहद प्यारा लग रहा था। वहीं मैं एक फीकी सी वेस्ट पहने अपनी लग्जरी कार की डिक्की से एक फोल्डिंग साइकिल निकाल रहा था। हम दोनों की नजरें मिलीं और कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। मेरे बगल वाला आदमी मुझे रास्ते से हटने के लिए डांटने ही वाला था कि जियांग शियन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वो रुक गया और मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दया और उलझन थी। उसने मुझसे पूछा, क्या मैं अभी भी अपने मम्मी पापा से इस बात के लिए नाराज हूं कि उन्होंने उसे वापस अपना लिया? मैंने शांति से सिर हिलाया और कहा, अब मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। अब मेरी जिंदगी काफी सुकून से चल रही है। मेरे ऑर्डर की टाइमर बज रही थी, इसीलिए मैं साइकिल पर बैठकर जाने ही वाला था। तभी वो अचानक मेरी आंखों में देखते हुए बोला, जियांगचे, तुम्हारे अंदर पहले जो एक चीज थी, वो जिद जो जियांग परिवार में रहने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार रहते थे, वो अब गायब हो चुकी है। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी और कोई जवाब नहीं दिया। हैंडल घुमाकर मैं आगे बढ़ गया। असल में कुछ भी गायब नहीं हुआ था। मैं बस वापस अपने असली रूप में आ गया था। अब मुझे किसी हीरो को हाईलाइट करने के लिए बेवकूफ, बुरा और लालची बनकर एक नकली यंग मास्टर की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी। पीछे मुड़कर देखने पर शीशे में जियांग शियन की परछाई धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। वो शायद मुझे बहुत बेचारा समझ रहा होगा। ऊंचाइयों से गिरकर दलदल में जा फंसा और हवेली के यंग मास्टर की पहचान खोकर अब आधी रात को कुछ रुपयों के लिए भाग दौड़ करता हुआ इंसान। जबकि असली यंग मास्टर तो वही है जिसके पास कई जन्मों तक न खत्म होने वाली दौलत है और सबसे परफेक्ट पत्नी भी। शायद वो अपने मन में यह भी सोच रहा होगा कि टाइम सबसे बड़ी दवा है। कैसे उस पागल इंसान को, जिसने नकली संतान की रिपोर्ट बनवाई थी और उसकी गाड़ी की ब्रेक तक से छेड़छाड़ की थी, उसे टाइम ने इतना सीधा और सुस्त बना दिया। घर पहुंचते पहुंचते रात के 1 बज चुके थे। आज मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था, इसीलिए मैंने उस ऑर्डर के बाद कोई और ऑर्डर नहीं लिया। मैंने चाबी निकालकर दरवाजा खोला और अगले ही पल घर की लाइट जल उठी। नानी, आप अभी तक क्यों नहीं सोई? धीमी पीली रोशनी में पूरा कमरा हल्का सा जगमगा उठा। घर छोटा और सीधा साधा था। शियाओचे, तू आ गया? बाहर बहुत ठंड होगी ना? जल्दी आ नानी, तेरे लिए हैंड वार्मर लाई है। नानी ने एक मोटा कोट पहन रखा था। उन्होंने अपना हैंड वार्मर मुझे पकड़ाया और उनकी झुर्रियों भरी शक्ल हंसते हुए और भी प्यारी लग रही थी। मैंने चाबी दीवार पर टांगी और हाथ बढ़ाकर वो हैंड वार्मर पकड़ लिया। नानी, थैंक यू, इतनी रात हो चुकी है नानी, अब सो जाओ। नानी ने हाथ हिलाया और पास रखे स्टूल पर बैठ गई। शियाओचे बेटा, तुझे मेरे लिए आंगन ठीक करवाने की जरूरत नहीं है। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। तू पैसे बचाकर रख और शहर में एक घर खरीद और कोई पसंद की लड़की से शादी कर ले। बस यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैंने सिर हिलाकर कहा, नानी, आंगन ठीक करवाना ही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। नानी मुस्कुराते हुए मुझे देखती रहीं और आज के दिन की बातें बताने लगीं। बोली, आज एक छोटी सी बच्ची आई थी जिसे एक छोटा पांडा बहुत पसंद आ गया था। उसके पापा ने उसे नहीं दिलाया, लेकिन बाद में जब उसकी मम्मी आई तो उसने बच्ची को 2 पांडा एक साथ दिला दिए। नानी ने बताया कि आज नगर निगम वाले भी जल्दी आ गए थे और वो लगभग पकड़ी ही जा रही थीं कि बगल वाली सॉसेज बेचने वाली लड़की ने उनकी रेहड़ी खींचकर वहां से हटा दी। नानी ने यह भी बताया कि आज एक बहुत बड़ा ग्राहक भी आया था जिसने यहाँ एक गुलदस्ता लिया और साथ ही एक फूलों वाला कंबल भी ऑर्डर किया और उसने पूरी एडवांस पेमेंट भी कर दी। नानी ने कहा उसे कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे अगले महीने था। मैं सुनते सुनते नानी की रखी हुई रात की बची रोटी खाने लगा। नानी, वो कंबल मैं बुन दूंगा। नानी का कोई परिवार नहीं है और ना ही कोई कमाई का जरिया। इतने सालों से बस इसी क्रोशिया की कला से ही गुजारा चल रहा है। नानी के हाथ बहुत ही कुशल हैं। छोटी सी धागे की गेंद को वो तरह तरह के खूबसूरत फूलों और प्यारे जानवरों में बदल देती हैं। आज से 5 साल पहले जब मिशन फेल हुआ था तब सिस्टम गायब हो गया था और मैं मिशन फेल होने की सजा भुगत रहा था। दर्द इतना था कि जान निकलने वाली थी और शरीर लहूलुहान हो चुका था। उस वक्त मुझे लगा था कि अब मेरी मौत पक्की है। मैं खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था और अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। तभी सामान समेटकर वापस लौट रही नानी ने मुझे वहां से उठाया था। नानी ने अपनी सालों की धागे बेचकर जमा की हुई पूंजी लगाकर मुझे मौत के मुंह से खींच निकाला था। मैंने उनकी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी थी, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए कहती थीं, पैसा तो बस पैसा है, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक फिर से कमाया जा सकता है। मैंने नानी से क्रोशिया सीखने की गुजारिश की थी ताकि जब नानी का काम ज्यादा हो जाए तो मैं उनकी मदद कर सकूं। रात का खाना खत्म करके मैंने बर्तन समेटे और नानी की छोटी रेहड़ी का सामान भी व्यवस्थित कर दिया। नानी जो चीजें बनाती हैं वो बेहद खूबसूरत होती हैं। जानवरों के गुड़िया इतने प्यारे और असली जैसे लगते हैं और तरह तरह के धागे रोएंदार और आकर्षक होते हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। नानी उम्र में बड़ी जरूर हो गई हैं, लेकिन उनकी सिलाई बेहद बारीक होती है और भराई भी एकदम भरी हुई और काम एकदम बेहतरीन। नानी ने जैसा बताया था, आज सच में बिजनेस बहुत अच्छा रहा था और बहुत सारा माल बिक चुका था। नानी के बहुत सारे रिपीट कस्टमर हैं। पहले जब नानी अकेली होती थीं तो लोग खुद ही उनकी तय जगह पर जाकर उनका इंतजार करते थे। मेरे आने के बाद मैंने नानी के लिए एक वीचैट ग्रुप बना दिया और साथ ही एक सेल्फ ऑर्डर मिनी प्रोग्राम भी बना दिया।
जिन ग्राहकों को जरूरत होती वो वहीं ऑर्डर कर देते। मैं और नानी बैठकर जैसे ही ऑर्डर देखते, मैं वो सामान ग्राहकों तक पहुंचा आता। दिन में जब डिलीवरी नहीं करता तो नानी के साथ रेहड़ी पर बैठकर क्रोशिया बुनता और रात को जाकर ऑर्डर उठाता। बर्तन धोते वक्त मेरी कलाई से आस्तीन थोड़ी ऊपर उठ गई और हाथ पर मौजूद ढेर सारे भयानक निशान दिखाई देने लगे। ऐसे निशान मेरे लगभग पूरे शरीर पर फैले हुए हैं। नानी ने आह भरते हुए दर्द भरी नजरों से मुझे देखते हुए कहा, इतना सुंदर लड़का इस हाल में कैसे पहुंच गया? शुक्र है कि चेहरे पर कोई निशान नहीं बचा, नहीं तो सच में शादी के लिए लड़की ढूंढना मुश्किल हो जाता। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, नानी, शादी करना कोई जरूरी थोड़ी है, ऐसे ही जिंदगी अच्छी चल रही है। ये कहकर मैंने नानी को वापस उनके कमरे में भेज दिया और सोने के लिए कह दिया। सब कुछ समेटकर मैं अपने कमरे में लौटा और फोन निकालकर यह हिसाब लगाने लगा कि इतने सालों में कुल कितने पैसे जमा हो चुके हैं। ठीक होने के बाद से ही मैं मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाने लगा था। जो भी काम मिलता मैंने वो सब किया। मेरा और नानी का खर्चा वैसे भी ज्यादा नहीं है, इसीलिए इन सालों में करीब 40 लाख युवान जमा हो चुके थे। सच में बहुत अच्छा हो गया। अब आंगन ठीक करवाने की प्लानिंग शुरू की जा सकती है। 6 साल पहले मुझे किडनैप कर लिया गया था। बचाए जाने के बाद मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था और जब होश आया तो पता नहीं कैसे मैं खुद ब खुद एक खलनायक सहनायक वाले सिस्टम से बंध चुका था। मिशन का टारगेट था जियांग शियन। मिशन का मकसद था असली यंग मास्टर को भगाना और उसकी मंगेतर के साथ साथ रईस मम्मी पापा का प्यार भी छीन लेना। सिस्टम ने कहा था कि जब तक मैं खलनायक सहनायक की छवि बनाए रखूंगा और जियांग शियन की हर चीज छीन लूंगा तब मुझे 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। मिशन सफल होने की शर्त यह थी कि जियांग शियन जियांग परिवार को छोड़कर चला जाए और मैं लियू रुयान से शादी कर लूं। मैंने साफ मना कर दिया था। मैं बचपन से ही जियांग परिवार में पला बढ़ा था। मुझे अच्छी शिक्षा मिली थी और जियांग शियन के वापस आने से पहले तक जियांग परिवार मुझे ही अपना उत्तराधिकारी मानकर तैयार कर रहा था। भले ही मैं जियांग परिवार को छोड़ दूं, फिर भी वो लोग मेरे साथ अच्छा ही व्यवहार करते और मुझे बर्बाद करने की कोशिश नहीं करते। असली बड़े घरानों का दिल हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और वैसे भी इस गलत जिंदगी में मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरे मम्मी पापा की भी कोई गलती नहीं थी। बस कुछ मतलबी लोगों ने जियांग परिवार को निशाना बनाकर एक साजिश रची थी और उसी साजिश में मेरे असली मम्मी पापा की जान चली गई थी। लेकिन जब मैंने मना कर दिया तो सिस्टम ने बिना कुछ बोले मुझे इलेक्ट्रिक शॉक की सजा दे दी। दिमाग में जैसे हजारों सुइयां चुभ रही हों वैसा एहसास हुआ और फिर उसने बिना मेरी मर्जी के मुझे जबरदस्ती कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जब जियांग शियन को वापस लाया गया तो मैं किसी पागल कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ा। मैंने उसे फंसाने की कोशिश की और एक बार तो लगभग उसे जान से मारते मारते बचा। मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन मैं इस तरह किसी की कठपुतली बनकर भी नहीं जीना चाहता था। लियू रुयान मेरे साथ ही पली बढ़ी थी। हम भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, लेकिन पति पत्नी बिल्कुल नहीं हो सकते। उसका पसंदीदा इंसान कोई और था और मैंने ही उसके मम्मी पापा को मनाकर उन दोनों के रिश्ते के लिए राजी करवाया था। लेकिन किस्मत का खेल अजीब होता है। जिसे वो पसंद करती थी वो और कोई नहीं, जियांग शियन ही था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे उसी की तरफ चाकू तानना पड़ेगा। सबसे नाजुक पल में जियांग शियन ने ही मुझे रोक लिया था। मैंने अपने मम्मी पापा और लियू रुयान की घबराई हुई मगर दर्द से भरी शक्लें देखी। पापा ने पूछा, शियाओ चे, आखिर तुझे हुआ क्या है? मम्मी रोते हुए मुझे गले लगाकर बोली, तू मेरा शियाओ चे नहीं हो सकता, जल्दी मुझे मेरा शियाओ चे वापस लौटा दो। लियू रुयान की आंखों में सवाल था, जियांग चे, क्या तुम किसी मजबूरी में फंसे हो? मैंने सोचा शायद अब मुझे गायब हो जाना चाहिए। सिस्टम की ताकत बहुत ज्यादा थी और अगर मैं उसके आदेश के खिलाफ जाता तो वो जबरदस्ती मुझे कंट्रोल कर लेता। मैंने बहुत सारे तरीके आजमाए लेकिन उसके कंट्रोल से खुद को आजाद नहीं करवा पाया। यहां तक कि मैं अपनी जान खत्म करने का फैसला भी नहीं ले सकता था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर यह किस तरह की चीज है जो वायरस की तरह किसी के दिमाग में घुसकर उसकी आदतें, व्यवहार और सोच तक बदल सकती हैं। सिस्टम के पॉइंट हमेशा माइनस में ही रहते और मिशन हमेशा फेल ही होता। मैं वो टिड्डा था जिसे सिस्टम ने आग पर भूनने के लिए रख दिया था। हर पल, हर सेकंड मैं एक कठपुतली की तरह उस घिनौने खलनायक का किरदार निभा रहा था। आखिरकार मम्मी पापा मुझसे पूरी तरह से निराश हो गए और फिर वो दिन आया जब जियांग शियन और लियू रुयान की सगाई तय हो गई। सगाई की उस शाम सिस्टम ने आंखों के सामने लाल अक्षरों में मिशन दिखाया। आज रात सगाई पार्टी में जबरदस्ती दुल्हन छीननी है और असली यंग मास्टर की बेइज्जती करनी है। फेल हुए तो सीधा मिटा दिया जाएगा। मैंने पार्टी में खुशी से चमकते उन दोनों को देखा और अपने प्यारे मम्मी पापा को देखा और अचानक बहुत ज्यादा थकान महसूस हुई। सच में बहुत ज्यादा थकान। क्या मुझे किसी अनजान सिस्टम के हाथों की कठपुतली बनकर ही जीना होगा? नहीं, मुझे यह घटिया सिस्टम बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं इसे हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हूं। तुम इतनी जल्दी मुझे मिटाने की जल्दी में हो तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारी एनर्जी भी सीमित है? मैंने अपने मन में सोचकर सिस्टम से बात करने की कोशिश की। होस्ट, जल्दी से जल्दी मिशन पूरा करो वरना सीधा मिटा दिए जाओगे। मैं मुस्कुरा दिया, मेरा अंदाजा सही था। जब से जियांग शियन सामने आया था तब से सिस्टम पागलों की तरह मिशन देना शुरू कर चुका था। लेकिन हर बार मिशन फेल होने पर जो सजा मिलती उसकी इलेक्ट्रिक शॉक की तीव्रता पहले से कम होती जा रही थी। मुझे लगा था कि मैं शायद इम्यून हो गया हूं, लेकिन अब समझ आ रहा था कि उसकी एनर्जी खत्म होती जा रही है।
मुझे यह भी समझ आया कि जब मैं मिशन पूरा करूंगा और इनाम पाऊंगा तो उसे भी साथ में कुछ ना कुछ मिलता होगा, शायद एनर्जी या फिर कोई और चीज। मिशन जबरदस्ती दुल्हन छीननी है और असली यंग मास्टर की बेइज्जती करनी है, वरना सीधा मिटा दिया जाएगा। वार्निंग वार्निंग होस्ट, जल्दी से जल्दी मिशन पूरा करो। इसी पल सिस्टम ने फिर से मुझ पर कंट्रोल पाने की कोशिश की और मैं किसी पागल की तरह दोनों की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन आखिरी पल में मैंने चाकू की नोक अपनी तरफ मोड़ ली और खुद को ही घायल कर लिया। मैंने जियांग शियन की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, सच कहूं तो मैं तुम दोनों की खुशियों की दुआ करता हूं। जियांग शियन के चेहरे पर हैरानी थी। जियांगचे, तुम सच में पागल हो चुके हो। इसी पल सिस्टम ने ऐलान किया, होस्ट पूरी तरह से अपनी तय की गई भूमिका से भटक गया है, लेवल 1 की सजा दी जा रही है। तेज दर्द ने एकदम से मुझे जकड़ लिया और मैं जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। दर्द इतना ज्यादा था कि पूरे शरीर में कंपन होने लगा, मुंह से झाग निकलने लगा और आसपास की आवाजें धुंधली सी सुनाई देने लगीं। नजरें भी धुंधली पड़ने लगीं। मैंने बाकी बची पूरी ताकत लगाकर खुद को जमीन से उठाया और सीधा खिड़की के शीशे को तोड़ते हुए नीचे कूद गया। हे भगवान, वो पागल हो गया। लगता है कोई मानसिक बीमारी है इसे। ये आदमी सच में डरावना है, इसे तुरंत पागलखाने भेज देना चाहिए। कुछ लोग खिड़की के पास भीड़ लगाकर देख रहे थे कि क्या वो मर गया। हाय राम, कोई मर गया, कोई मर गया, जल्दी पुलिस को बुलाओ, नहीं नहीं जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। आंखें बंद करने से पहले मैंने कहा, जब सजा दे रहे थे और मैंने जबरदस्ती उसे बीच में रोक दिया तो क्या तुम्हें भी उसका असर झेलना पड़ेगा? सिस्टम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दिमाग में सिर्फ करंट जैसी झंझनाहट भरी आवाज गूंजती रही। जब दोबारा होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरे मम्मी पापा बेड के पास बैठे थे और जियांग शियन और लियू रुयान भी वहीं खड़े थे। मम्मी पापा की आंखों में जरा भी नफरत नहीं थी, सिर्फ फिक्र थी। पापा बोले, शियन ने हमें सब कुछ बता दिया है कि आखिरी पल में तूने ही दिशा बदल दी थी। तो शियाओचे, क्या किसी ने तुझे धमकाया है? पापा ने सिक्योरिटी को बुला लिया है। तू डर मत, मैं तेरी 24 घंटे सुरक्षा करवाऊंगा, किसी को भी तुझे नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं दूंगा। मैं कुछ कहना चाहता था, कुछ समझाना चाहता था, लेकिन जीभ जैसे इलेक्ट्रिक शॉक से सुन्न पड़ गई थी और दिमाग में एक ऐसा ख्याल घूम रहा था जो मेरा नहीं था। मुझे पता था कि सिस्टम अभी भी गायब नहीं हुआ है। मैंने सबको वहां से भेज दिया और सोचने लगा कि आगे क्या करना है। पहले कहा जाता था कि मिशन पूरा नहीं हुआ तो मुझे मिटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि वो मेरे व्यवहार को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मेरी जान नहीं ले सकता। या फिर शायद वो और मैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो खुद भी खत्म नहीं होना चाहता, इसीलिए उसने अपनी बची हुई एनर्जी लगाकर मेरी जान बचाई होगी। तो अगर मैं हीरो हीरोइन से दूर चला जाऊं तो क्या होगा? लियू रुयान के पूरी तरह ठीक होने से पहले ही मैं जियांग परिवार छोड़कर निकल गया। मेरे जाने के अगले ही दिन सिस्टम फिर से आ गया। वार्निंग, जिंदगी की उल्टी गिनती, 10 मिनट बचे हैं, यही एक रास्ता है, जियांग परिवार लौट जाओ और अधूरा मिशन पूरा करो, वरना सिस्टम जबरदस्ती अलग हो जाएगा और होस्ट की जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं अचानक हंस पड़ा। इतनी बार खींचतान होने के बाद अब मैं उसकी झूठी धमकियों को अच्छे से पहचानने लगा था। अगर वो सच में जब चाहे तब अलग हो सकता तो कब का मेरे मिशन फेल होने के दौरान ही अलग होकर किसी और होस्ट के पास चला गया होता। मम्मी पापा छीन लो, पत्नी छीन लो, जियांग शियन की हर चीज छीन लो, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैंने गहरी सांस ली और दृढ़ कदमों के साथ शहर से बाहर की तरफ चल पड़ा। अगर मरना ही है तो कहीं दूर जाकर मरूंगा। घबराना मत, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। मैंने अपनी उंगली काटकर अपने कपड़ों पर यह लाइन लिख दी ताकि जो भी सबसे पहले मुझे देखे वो डर ना जाए। मैंने एक बिल्कुल सुनसान कोना ढूंढा और वहीं जमीन पर लेट गया, चुपचाप इस बेतुकी जिंदगी के खत्म होने का इंतजार करने लगा। सिस्टम मिशन की उल्टी गिनती 0 पर पहुंच चुकी थी। मिशन फेल हो गया और मिटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। एक अजीब सी न बताई जा सकने वाली ताकत मेरी आत्मा की गहराई से फूट पड़ी, जैसे शरीर के अंदर कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मुंह से खून की एक धार निकल पड़ी, पूरा शरीर फटने लगा और फटी हुई जगहों से लाल खून धीरे धीरे बहने लगा। होश खोने से ठीक पहले आखिरी सेकंड में मैंने सिस्टम की टूटी फूटी सी आवाज सुनी। बस थोड़ा सा गायब नहीं होना चाहता। फिर एक चटकने जैसी आवाज सुनाई दी, शायद कुछ टूट गया था। सच में अच्छा हुआ, आखिरकार आजादी मिल गई। जब पुरानी यादों से बाहर निकला तो सुबह हो चुकी थी। नानी उठ चुकी थी और नाश्ता बनाने की तैयारी में लगी थी ताकि खाकर वो फिर से रेहड़ी लगाने निकल सकें। नाश्ता करने के बाद मैं सजावट के सामान की मार्केट गया और जरूरी मटेरियल चुनकर एक कारीगर को भी हायर कर लिया। पहले मेरा प्लान था कि मैं खुद ही आंगन की मरम्मत करूंगा ताकि पैसे बच जाएं, लेकिन पहले जो चोटें लगी थीं वो इतनी गहरी थीं कि बहुत सारे भारी काम मैं खुद नहीं कर पाता। कारीगरों के साथ प्लान तय करने के बाद मैं सीधा नानी की रेहड़ी पर चला गया। नानी की रेहड़ी सबसे पास वाली पैदल गली में लगती है। मैंने नानी के हाथों से धागा और क्रोशिया पकड़ लिया और तेजी से कल के ग्राहक द्वारा ऑर्डर किया गया गुलाब वाला फूलों का कंबल बुनने लगा। तभी एक गाड़ी मेरी रेहड़ी के सामने आकर रुकी। मैंने सिर उठाए बिना ही कहा, यहां गाड़ी खड़ी करना मना है, कृपया हटा लीजिए। गाड़ी वहां से चली गई। कुछ ही देर में एक चमकते हुए जूते मेरी नजरों के सामने आ गए। मैंने सिर उठाया तो सामने जियांग शियन था। उसने कपड़े बदल लिए थे, कैजुअल आउटफिट में भी उसकी अमीरी वाली शान छिप नहीं पा रही थी। मैंने बस एक नजर उसे देखा और वापस अपने धागे में ध्यान लगा लिया। डिलीवरी करना, रेहड़ी लगाना, इसके अलावा तुम और क्या करते हो? मैंने बिना सिर उठाए जवाब दिया, जो भी पैसे कमाने का काम मिलता है मैं कर लेता हूं।
शायद उसे ये उम्मीद नहीं थी कि जो कभी बहुत घमंडी हुआ करता था वो अब ऐसी हालत में आ जाएगा। जियांग चे, मेरी असिस्टेंट बन जाओ। जियांग शियन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या फिर तुम मुझे पसंद करते हो सच में? बगल वाली छोटी लड़की रोज ही सीपी को लेकर पागलों जैसी बातें करती हैं, वरना मुझ जैसे सीधे सादे इंसान के दिमाग में ये बात कभी आती ही नहीं। जियांग शियन का चेहरा हल्का सा बदल गया। मैं चौंक गया, कहीं ऐसा तो नहीं? जियांग शियन हंस पड़ा। अगर मम्मी पापा की इज्जत का ख्याल नहीं रखता तो तू कब का मर चुका होता। वो थोड़ा रुका और बोला, तेरे जाने के बाद वो दोनों तुझे बहुत मिस करती रहीं। मुझे भरोसा नहीं हुआ, सोचा फिर मुझे ढूंढा क्यों नहीं। हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजधानी का सबसे अमीर आदमी होकर किसी को ढूंढ ना पाना, ये तो हो ही नहीं सकता। तभी कोई ग्राहक मेरी रेहड़ी पर सामान देखने आया और बैकग्राउंड बनी बैठी नानी उसे सामान समझाने लगी। एक आदमी बुदबुदाया मर्द होकर क्रोशिया कर रहा है। औरतों जैसा काम धंधा वहीं पास खड़ा एक आदमी छोटी आवाज में इशारा करते हुए फुसफुसा रहा था। मुझे अब इस तरह की बातों की आदत हो चुकी है। इतने सालों में सैकड़ों बार रेहड़ी लगाई है और ऐसी बातें कहने वाले बहुत लोग देखे हैं। मैं शांति से अपना धागा बुनता रहा। अपनी मेहनत से पैसे कमाना कभी भी शर्म की बात नहीं होती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी और को फर्क पड़ता है। तुम लोगों में तमीज नाम की कोई चीज है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कारीगर सबसे अच्छे होते हैं। इतना ज्ञान बांट रहे हो तो टीचर बनने का एग्जाम क्यों नहीं देते? आवाज पहचानी सी लगी। मैंने सिर उठाकर देखा तो सच में लियू रुयान थी। पहले जब लोग मुझे पत्थर दिल कहकर मजाक उड़ाते थे तो यह भी दूसरों के साथ यही करती थी। ग्राहक गुस्सा होकर चला गया और उसने मेरी तरफ देखा तो शर्मिंदगी में हल्की सी मुस्कान बना ली। तुम्हारा ग्राहक भगा दिया, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उसने फोन निकालकर मेरी रेहड़ी पर लटके क्यूआर कोड को स्कैन किया। पेमेंट सक्सेसफुल, 10,000 युवान क्रेडिट हो गए। बगल में सॉसेज बेचने वाली छोटी लड़की हैरान रह गई और नानी से मेरे बारे में गॉसिप करने लगी कि शायद ये किसी बड़े घराने का लड़का है जो लाइफ एक्सपीरियंस लेने आया है। 10,000 युवान तो इस पूरी रेहड़ी को खरीदने के लिए काफी हैं। इतने ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी सामान खराब नहीं हुआ। ग्राहक भी खरीदना ना चाहे तो कोई बात नहीं। लियू रुयान ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। फोन जेब में रखकर जियांग शियन का हाथ पकड़ा और रेहड़ी में रखे पौधे देखने लगी। वाह, ये छोटा सा कुत्ता कितना क्यूट है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। वाह, ये पांडा भी कितना प्यारा है, और ये केटी बिल्ली भी सब चाहिए, मुझे सब चाहिए। नानी, क्या ये सब आपने बनाया है? वाह, कमाल है, मुझे भी सिखाइएगा। नानी हंसते हुए उससे बातें करने लगी। थोड़ी ही देर में लियू रुयान नानी का हाथ पकड़कर बगल वाली सॉसेज खाने लगी और स्टूल पर बैठकर बिना रुके बातें करती रही। मैंने उसे देखा, फिर जियांग शियन को देखा और पूछा, ये इतना बोलती है? जियांग शियन ने आंखें तरेरते हुए कहा, तुझे ये आज पता चला? दोनों पूरी दोपहर मेरी रेहड़ी पर बने रहे, या यूं कहें कि मैं और जियांग शियन पूरी दोपहर रेहड़ी संभालते रहे। मैं धागे की रेहड़ी संभालता, जियांग शियन सॉसेज वाली रेहड़ी संभालता और बाकी तीनों स्टूल पर बैठकर सॉसेज खाते हुए पूरी दोपहर गप्पे मारते रहे। ये पूरा माहौल मेरी सोच से बिल्कुल अलग निकला। शाम को काम खत्म करके मैं और नानी खाली रेहड़ी लेकर घर लौटे। असल में लियू रुयान का इरादा पूरी रेहड़ी खरीदने का नहीं था, लेकिन जियांग शियन ने उसकी बेचैन आंखें देखकर बड़ी उदारता से दोबारा 10,000 का पेमेंट कर दिया। अरे अरे, मेरी नई बेस्ट फ्रेंड, क्या मेरी रेहड़ी भी पूरी नहीं खरीदोगी? ये सॉसेज नकली नहीं है, ये मेरी खुद की खास रेसिपी है, हाथ से बना है बिना किसी मिलावट के। बगल वाली लड़की स्टूल पर बैठे बैठे आराम से सॉसेज खा रही थी और हमेशा उसे खाते हुए ही देखा जाता था। मुझे तो शक होता है कि ये सॉसेज बेचती इसीलिए है ताकि खुद खा सके। ठीक है, मेरे लिए भी पैक कर दो। सच में? क्या ये छोटी लड़की हैरानी में जड़ हो गई, हिली भी नहीं। दोस्त, क्या कर रही हो? पैक करो जल्दी। छोटी लड़की अभी भी हैरानी में थी। लियू रुयान ने पहले ही जियांग शियन और उसके ड्राइवर के साथ मिलकर सॉसेज पैक करना शुरू कर दिया। सॉसेज बेचने वाली लड़की ने मेरी तरफ अंगूठा दिखाते हुए कहा, भाई तुम्हारी ये बहन तो सच में बड़े दिल वाली है। इन तीनों ने पूरी दोपहर बैठकर आपस में क्या बातें की, मुझे नहीं पता। मैं जियांग शियन और लियू रुयान का फायदा नहीं उठाना चाहता था, इसीलिए ज्यादा पैसे वापस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लिए ही नहीं। लियू रुयान भी कमाल की निकली। इतनी सी देर में ही उसने नानी का दिल जीत लिया और कहने लगी वो नानी की पोती बनना चाहती है और मेरे साथ मिलकर पूरा परिवार बना लेना चाहती है। पैसे तो पोती की तरफ से नानी के लिए तोहफा है। नानी बहुत दिनों बाद इतनी खुश होकर हंसी थीं। घर लौटते हुए भी वो पुराना गाना गुनगुनाती रहीं और उनके होठों की मुस्कान गायब ही नहीं हो रही थी। लियू रुयान ने पूरी रेहड़ी पैक कर ली थी, इसीलिए मैं और नानी अगले दिन कुछ बेचने के लिए रेहड़ी लेकर बाहर नहीं निकले। नानी घर पर बैठकर क्रोशिया करती रहीं और मैं कारीगरों के साथ आंगन की मरम्मत में लग गया। पीछे के आंगन में बांस बहुत ज्यादा थे, इसीलिए कुछ काटने पड़े, लेकिन पूरी तरह काटना भी सही नहीं था, वरना गर्मियों में नानी को छांव नहीं मिल पाती। आंगन को नए सिरे से समतल करना था। आधे हिस्से में सीमेंट डालना था ताकि नानी वहां अचार सुखा सके और बाकी आधे हिस्से में एक छोटा सा बगीचा बनाना था और ऊपर एक छतरी लगानी थी, बिल्कुल बांस के जंगल के नीचे, ताकि नानी वहां बैठकर आराम से क्रोशिया कर सकें। घर को भी नए सिरे से बनाना था। घर की खिड़कियां भी बड़ी करनी थी। सबसे अच्छा तो यही होगा कि पूरी दीवार शीशे की बना दी जाए ताकि नानी को फिर कभी दिन में भी कमरे के अंधेरे की शिकायत न करनी पड़े। ये आंगन नानी का अपना है, नानी से भी ज्यादा पुराना, और इसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। नानी को कमल के फूल बहुत पसंद हैं, इसीलिए एक छोटा तालाब भी बनवाना है जिसमें कमल लगेंगे, मुर्गी पाली जाएगी और सुनहरी मछलियां भी।
मैं अब नहीं चाहता कि नानी दोबारा रेहड़ी लगाने बाहर जाएं। पहले सोचा था कि पैदल गली में कोई दुकान किराए पर लूंगा, लेकिन नानी बिल्कुल मानी ही नहीं। तो अब सोचा है कि घर में ही एक कमरा और बनवाकर वहीं धागे वाली दुकान खोल दी जाएगी। मैंने मोटा मोटा हिसाब लगाया कि पूरे आंगन को नए सिरे से बनाने में और कुछ सामान और उपकरण लगाने में इतने सालों की जमा पूंजी लगभग पूरी खत्म हो जाएगी। लेकिन काम बहुत सारे हैं, फिर भी एक एक करके सब हो ही जाएगा। न कोई किरदार निभाना है, न कोई स्क्रिप्ट है, न कोई सजा है, बस एक साधारण सी जिंदगी है। अब मुझे यही जिंदगी बहुत पसंद है। पैसे ना भी हों तो कोई बात नहीं, सादगी में ही असली सुकून है। कुछ महीने लगे और आखिरकार आंगन की मरम्मत पूरी हो गई। पुराने कारीगर सच में बहुत अच्छे थे, काम तेज भी था और भरोसेमंद भी। जब पूरा आंगन बनकर तैयार हुआ तो नानी बेहद खुश थीं। बोली, वाह वाह, सच में कितना सुंदर है। इस बुढ़िया की जिंदगी में भी ऐसे खूबसूरत आंगन में रहने का दिन आया। मैंने एक लकड़ी का तख्ता ढूंढा और अपने हाथों से ब्रश से दुकान का नाम लिखा और मुख्य द्वार पर टांग दिया। नानी मुस्कुराते हुए वो लिखे हुए शब्द पढ़ने लगी। नानी की हैंडमेड शॉप कैसा लगा? नानी बोली, बहुत पसंद आया हमारे शियाओ चे की लिखावट सच में बहुत सुंदर है। जियांग परिवार में सीखी हुई चीजें अब मेरे खुद के अंदर बस चुकी हैं। तमीज और आदतें आसानी से नहीं बदलती, इसीलिए जब सिस्टम से बंधने के बाद मैं वैसा व्यवहार करता था तो सबको बहुत अजीब लगता था। मैंने नानी की बनाई हुई सारी चीजें सजाकर रख दी। रिनोवेशन के दौरान पहले से ही अलमारियों की जगह छोड़ दी थी और मैंने सेकंड हैंड मार्केट से भी कुछ रैक खरीद लिए और कारीगरों ने बचे हुए लकड़ी से भी कुछ अलमारियां बना दी, जिन पर लाल रंग करके पुराना लुक भी दे दिया गया। पूरे कमरे का लुक देखकर नानी को बहुत पसंद आया। वाह, इतना सजाने के बाद तो ये छोटी छोटी चीजें भी और सुंदर लगने लगी हैं। नानी बोली, इसे कहते हैं क्लास वाला लुक। आंगन एक दिन पहले ही तैयार हो चुका था और आज जियांग शियन और लियू रुयान आने वाले थे। लेकिन इस बार वो दोनों अकेले नहीं आए, साथ में सॉसेज वाली लड़की भी थी और साथ ही कुछ काले सूट पहने और चश्मा लगाए मजबूत कद काठी वाले लोग भी थे, जैसे किसी झगड़े के लिए आए हों। लियू रुयान ने हाथ लहराते हुए कहा, भाइयों काम शुरू करो। जी बड़ी मैडम। इसके बाद सारे लोग तुरंत बाहर खड़े बड़े ट्रक की तरफ बढ़ गए। मैं आंगन में फर्नीचर लगातार अंदर लाते हुए बॉडीगार्ड्स को देखकर थोड़ा हैरान रह गया। लियू रुयान और सॉसेज वाली लड़की सामान सजाने का इशारा करती रहीं और मैं और जियांग शियन बगल में खड़े देखते रहे। मैंने जियांग शियन को हल्की सी लात मारते हुए पूछा, ये सब क्या है? जियांग शियन ने भी हल्की सी लात लौटाई और कहा, साफ नहीं दिख रहा क्या? जियांग शियन नाक ऊंची करते हुए बोला, नानी के लिए एहसान जता रही है। बहुत दिन हो गए थे अमीर घरानों की जिंदगी जीते हुए, अब हमारे जैसी साधारण जिंदगी अनुभव करने का मन हुआ होगा। पूरा सामान आते ही लियू रुयान बिना कुछ कहे सीधा उस छतरी तक गई और वहां रखी आराम कुर्सी पर बैठ गई। अरे अरे, वो तो नानी के बैठने वाली कुर्सी है। लियू रुयान नानी की तरफ देखते हुए बच्चों जैसा मासूम चेहरा बनाकर बोली, नानी क्या मैं इस पर नहीं बैठ सकती? नानी मुस्कुराते हुए बोली, बैठ सकती है। सॉसेज वाली लड़की मेज पर रखी स्ट्रॉबेरी वाली कैंडी उठाकर खाने लगी। अरे अरे, पूरी मत खा लो, मैंने खास तौर पर सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी चुनी है, बड़ी और मीठी नानी के लिए ही लाया हूँ। सॉसेज वाली लड़की नानी की तरफ देखते हुए मासूम शक्ल बनाकर बोली, नानी क्या मैं ये नहीं खा सकती? नानी मुस्कुराते हुए बोली, खा सकती है। जियांग शियन धागे वाली दुकान घूमते हुए गलती से एक क्रोशिया वाला भालू गिरा बैठा। मैंने टोका, थोड़ा ध्यान से चला करो, चीजें गिराकर गंदी मत करो, क्रोशिया बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जियांग शियन को जैसे अचानक कुछ सूझा और वो भी नानी की तरफ देखकर मासूम चेहरा बनाकर बोला, नानी क्या मैं दुकान नहीं घूम सकता? नानी मुस्कुराते हुए बोली, घूम सकते हो। तुम लोग तो नानी के घर को अपना ही घर समझ लो, जो मर्जी करो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी देखो। मैं भौंचक्का रह गया, चीजें इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। मैं तो बस एक साधारण और शांत जिंदगी चाहता था। अगर इन लोगों से जुड़ गया तो पता नहीं कब कोई और सिस्टम टपक पड़े। वो सब खुशी में हंसते खिलखिलाते रहे और सिर्फ मुझे ही तकलीफ महसूस हो रही थी। लियू रुयान की आंखों में चमक आई, नानी तो क्या हम यहां जितना मन करे उतना रह सकते हैं? नानी ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, रह सकती है। मैंने कमरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, नानी कमरे तो कम हैं। लियू रुयान बड़ी गंभीरता से बोली, तुम और जियांग शियन तो हॉल में सो सकते हो। मैं और जियांग शियन दोनों एकदम चुप हो गए। आंगन की लोकेशन थोड़ी दूर थी और हालांकि गेट के बाहर बड़ी सड़क है, फिर भी आमतौर पर वहां कोई खास तौर पर आता नहीं है। इसीलिए मैंने ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का प्लान बनाया। मैंने जरूरी सामान की एक लिस्ट बनाई और सामान खरीदने के लिए मुख्य वेबसाइट के तौर पर पुराने सामान बेचने वाली एक ऐप चुनी। कैमरे जैसे इक्विपमेंट खपत होने वाले सामान नहीं होते, इसीलिए सेकेंड हैंड लेना ज्यादा फायदेमंद था और इससे काफी पैसे भी बचते। मुझे बिजनेस और मार्केटिंग की उतनी समझ नहीं है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मैं और नानी 2 वक्त की रोटी पूरी कमा सकते हैं। कंपनी में नौकरी न करने की एक वजह यह भी थी कि मैं ऑफिस के माहौल से दूर रहना चाहता था, लेकिन जब से नानी से क्रोशिया सीखा है, मुझे यह काम बेहद पसंद आ गया है। धागे की एक साधारण सी गेंद को तरह तरह की खूबसूरत चीजों में बदल देना, ये पूरी प्रक्रिया ही बहुत जादुई है और शायद इसी प्रक्रिया ने धीरे धीरे मुझे अंदर से ठीक कर दिया और मेरे मन को ज्यादा शांत बना दिया। एक बड़े घराने के लड़के से एक नकली यंग मास्टर बनना, यह बदलाव इतनी आसानी से स्वीकार करना मुमकिन नहीं था। जब सिस्टम पहली बार सामने आया था तो सच में मैं भी हिल गया था, लेकिन अगर मैंने सब कुछ छीन भी लिया होता तो क्या फायदा होता?
लियू रुयान और जियांग शियन एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। मैं बीच में आ जाता तो मैं खुद भी अपनी नैतिकता के आगे सही नहीं ठहर पाता। मम्मी पापा का प्यार वो तो हमेशा से मुझे सच्चे दिल से मिलता आया है, उसे छीनने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जब मुझे यह सब समझ आया तब मुझे एहसास हुआ कि सिस्टम का मिशन कितना बेतुका और बिना किसी तर्क के था। यह बस एक अजीब और अनजान चीज थी। इक्विपमेंट खरीदना भी एक झंझट भरा काम था, क्योंकि सेकेंड हैंड सामान नए सामान की तरह नहीं होता जिसे सीधा ऑर्डर करके घर मंगवाया जा सके, बल्कि एक एक करके चीजें चुननी पड़ती और किस्मत आजमानी पड़ती। आखिर अच्छा सेकेंड हैंड सामान ढूंढने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। लियू रुयान को पता चला तो वो भी इसमें दखल देना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। कुछ ही दिनों में बगल का आंगन भी बनना शुरू हो गया। सॉसेज वाली लड़की अपनी बाजू ऊपर चढ़ाकर मजदूरों को निर्देश दे रही थी। मजदूर मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, मिस्टर जियांग, नमस्ते, अच्छी बात है कि सारे मजदूर पहले से तैयार मिल गए। मैंने पूछा, तुम लोग ये क्या करने जा रहे हो? लियू रुयान ने मुझे जवाब नहीं दिया। वो पिछली बार जो मना कर दिया था उसकी वजह से अभी भी मुझसे नाराज चल रही थी। सॉसेज वाली लड़की ने मुझे एक सॉसेज पकड़ाते हुए कहा, रुयान बहन ने ये जगह खरीद ली है, हम भी यहाँ दुकान खोलने वाले हैं। रुयान बहन, मैंने सॉसेज काटा तो एकदम रसीला और खुशबूदार निकला। कैसी दुकान? सॉसेज वाली लड़की ने लियू रुयान की तरफ इशारा किया। मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल्क टी की दुकान खोलेगी, और फिर खुद की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैं सॉसेज की दुकान खोलूंगी। मैंने माथे पर बल डालकर पूछा, यहां तो कोई आता ही नहीं, तुम लोग बेचोगी किसे? सॉसेज वाली लड़की ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, तुम्हारे ग्राहकों को बेचूंगी। मैंने मुंह पहुंचते हुए सॉसेज की सींक कूड़ेदान में फेंकते हुए कहा, मेरे ग्राहकों को? मेरी लाइव स्ट्रीमिंग से ऑफलाइन ग्राहक कहां से आएंगे? तभी लियू रुयान आखिरकार मुझसे बात करने के मूड में आई। उसने मोबाइल दिखाते हुए कहा, हम परी के पास खुद के तरीके हैं। छोटी लाल शकरकंद वाला ऐप पर मैंने पहले ही अपनी पहचान बना ली है। मैं देवी हूं, मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं। मैंने उसका मोबाइल लेकर देखा तो उसमें धागे वाली दुकान से जुड़े कई सारे पोस्ट थे, यहां तक कि नानी के क्रोशिया करने के वीडियो भी थे। फोटो और वीडियो की क्वालिटी बहुत ही प्रोफेशनल लग रही थी, जैसे किसी प्रोफेशनल टीम ने शूट किया हो। मैं हैरान होकर बोला, ये कब शूट किया गया? किसने शूट किया? इतना प्रोफेशनल शूटिंग और एडिटिंग स्टाइल, ये तो लियू रुयान का काम बिल्कुल नहीं हो सकता। दरअसल पुराने और नए पोस्ट का स्टाइल बहुत अलग था। पहले वाले पोस्ट तो बिल्कुल दोस्तों की सर्कल जैसे थे, जिनमें अलग अलग एंगल से सेल्फी होती थी। मुझे लगा शायद उसके फॉलोअर्स सिर्फ उसके लुक्स के फैन हैं। लियू रुयान ने मेरे हाथ से मोबाइल छीनते हुए गर्व से कहा, तुम्हारे न होने के दौरान ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने शूट किए हैं। ये दोनों बार बार एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड बुला रही थीं। अगर मैं पहले से लियू रुयान को नहीं जानता तो मुझे यही लगता कि दोनों बरसों पुरानी दोस्त हैं। सच में लड़कियों की दोस्ती बड़ी अजीब चीज होती है। मैंने ग्राहक के लिए बुना हुआ गुलाब वाला कंबल उसे पहुंचा दिया। ग्राहक को बहुत पसंद आया और उसने कहा, जब भी जरूरत होगी वो दोबारा मुझसे ही ऑर्डर करेगा। मैं मुस्कुराते हुए शुक्रिया कहता रहा और उसका शुक्रिया अदा किया जो हम कारीगरों की मेहनत को पहचान पाई। बगल में तेजी से रिनोवेशन चल रहा था और मैं भी अपने लाइव स्ट्रीमिंग बिजनेस को व्यवस्थित करने में लगा रहा। नानी साफ तौर पर पहले से ज्यादा खुश दिखने लगी थीं। ऐसा नहीं है कि पहले वो दुखी रहती थीं, लेकिन पहले उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी उदासी रहती थी। अब उनके चेहरे पर कोई भी चिंता नजर नहीं आती। मैंने उनके लिए जो छतरी बनवाई थी वो उन्हें बहुत पसंद आई। अक्सर वो चश्मा लगाकर क्रोशिया और धागा लेकर आराम कुर्सी पर बैठकर आधा दिन गुजार देती। लियू रुयान उनके पास बैठती और उनकी सेहत की फिक्र करते हुए समय समय पर उन्हें टहलने के लिए भी ले जाती। कुछ हफ्तों में मेरे लाइव स्ट्रीमिंग बिजनेस की बिक्री भी संतुलित होने लगी। मैं रोज तय समय पर लाइव करता, सामान बेचता, पैकिंग करता और कोरियर भी खुद ही भेजता। बगल का रिनोवेशन भी लगभग खत्म होने वाला था। उन्होंने एक शुभ दिन तय किया और अगले शनिवार को दुकान खोलने का फैसला लिया। शनिवार सुबह सुबह जैसे ही मैंने आंगन का दरवाजा खोला, बाहर लगी गाड़ियों की कतार देखकर मैं दंग रह गया। पहले शांत रहने वाली गांव की सड़क अब जैसे शहर के पीक आवर जैसी भीड़ भाड़ वाली हो गई थी। खुल गई, खुल गई। क्या यही वो वीडियो वाला जादुई आंगन है? वो तो नानी है ना, नानी कितनी प्यारी लगती हैं। वही तो है क्रोशिया में माहिर, वो प्यारा सा भैया। वाह, असली में तो वीडियो से भी ज्यादा कहानी वाला फील है। सच में कितना स्मार्ट है। मोबाइल फोन उठाए युवा लोगों की भीड़ बढ़ती चली आ रही थी। मैं बिना सोचे समझे नानी के आगे खड़ा हो गया, कहीं ये नजारा उन्हें डरा न दे। लेकिन नानी मुझसे कहीं ज्यादा शांत थीं। वो मुस्कुराते हुए अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, मेहमान आ गए, आइए अंदर बैठिए, आंगन में चाय रखी है। इस पूरे दिन आंगन में मेहमानों का तांता लगा रहा और दोपहर होते होते मैंने और नानी ने जो सामान इकट्ठा किया था वो लगभग पूरा बिक चुका था। यहाँ तक कि लोग अगले महीने के लिए भी एडवांस ऑर्डर बुक करने लगे। बगल की दुकान की बिक्री भी जबरदस्त थी। सॉसेज वाली लड़की के हाथ में पकड़ी क्लिप लगभग आग उगलने लगी थी। लियू रुयान भी खाली नहीं बैठी थी। एप्रन पहनकर मिल्क टी की दुकान में फुर्ती से काम कर रही थी। हालांकि अक्सर वो शुगर की जगह नमक डाल देती, लेकिन ग्राहकों को उसकी यह अनाड़ी अदा भी बहुत क्यूट लगती। जियांग शियन ग्राहकों को मिल्क टी पहुंचाने में लगा था और साथ ही मौका मिलते ही अस्थायी फोटोग्राफर बनकर लोगों की तस्वीरें भी खींच देता। लेकिन जब भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ी तो थोड़ी अफरा तफरी भी शुरू हो गई। कोई कमरे में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करने लगा तो किसी को लाइन में इंतजार करना नागवार गुजरा और माहौल कुछ हद तक बेकाबू होने लगा। जब मैं दरवाजा बंद कर मेहमानों को मना करने ही वाला था तभी जियांग शियन आगे आया। हालांकि उसने कैजुअल कपड़े पहन रखे थे, लेकिन जैसे ही वो आंगन के बीचों बीच खड़ा हुआ, उसकी जन्मजात रौबदार शख्सियत ने हलचल भरी भीड़ को एकदम शांत कर दिया।
लाइन में लगिए, भीड़ ना करें, शांति बनाए रखें, बाईं तरफ से बाहर निकलिए, दाईं तरफ से अंदर आइए, जो भी बुजुर्ग को परेशान करेगा उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। कहना पड़ेगा कि व्यवस्था बनाए रखने के मामले में बड़े घरानों की धाक सिक्योरिटी वालों से भी ज्यादा असरदार साबित हुई। न जाने कहां से एक माइक भी निकाल लाया और अपने बॉडीगार्ड से मौके पर ही सुरक्षा व्यवस्था संभलवा दी। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद जब आंगन में फिर से सन्नाटा छाया तो सब बुरी तरह थक चुके थे। लियू रुयान बिना किसी शर्म के पत्थर की मेज पर औंधे मुंह लेट गई। सॉसेज वाली लड़की पैसे गिन रही थी और नानी खाली हो चुके रैक देखकर खुशी खुशी हिसाब लगा रही थी। जियांग शियन ने मुझे पानी की बोतल पकड़ाई और मेरे पास सीढ़ी पर बैठ गया। मैंने एक घूंट पानी पिया और दिल से कहा, शुक्रिया। जियांग शियन आसमान की तरफ देखते हुए अचानक बिना किसी संबंध के बोला, सच कहूं तो 5 साल पहले ही मुझे पता चल गया था कि ब्रेक की खराबी तुमने नहीं की थी। तुम्हारा तरीका इतना कच्चा था जैसे जानबूझकर किया गया हो। मैं थोड़ा चौंक गया, मुड़कर उसे देखा, उसने भी सिर घुमाया, आंखें बिल्कुल साफ थीं। लेकिन तब मैं इतनी गुस्से में था कि गुस्से में मैं यही सोच रहा था कि तुमने मेरी जिंदगी हड़प ली है और मेरी हर चीज बर्बाद करना चाहते हो। लेकिन बाद में जब मम्मी पापा ने सीसीटीवी चेक की तो पता चला कि तुम कुछ गड़बड़ करने से पहले कैमरे की तरफ देखकर मुंह से कुछ इशारा कर रहे थे। मैं चुप हो गया। उस वक्त मैंने बिना आवाज के कैमरे की तरफ देखकर बस 3 शब्द कहे थे, सॉरी। जियांग शियन की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। अब तो बता सकते हो कि असल में हुआ क्या था? मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया, हाथ में पकड़ी खाली बोतल मोड़कर कूड़ेदान में फेंक दी। सब कुछ बीत चुका है। अब जियांग चे की जिंदगी सच में बहुत अच्छी चल रही है और चूंकि ऑनलाइन ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो चुका था तो लाइव स्ट्रीमिंग भी बेहद कामयाब जा रही थी। मैंने अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल लोकल दिव्यांग एसोसिएशन में जमा करवाया। मेरा प्लान ये था कि इस इलाके के दिव्यांग लोग और जो लोग क्रोशिया सीखना चाहते हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा किया जाए। नानी उन्हें क्रोशिया सिखाए और जब वो सीख जाएं तो उनके तैयार माल को लाइव स्ट्रीमिंग में बेचा जाए और सारे कच्चे माल का खर्चा निकालकर बाकी पूरा पैसा उन्हें ही दिया जाए। अधिकारी इस प्लान से बेहद खुश हुए और तुरंत मीटिंग बुलाकर इस स्कीम पर चर्चा शुरू कर दी गई। सारे दिव्यांग लोग सीखना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों को ही चुना गया, जैसे जिनके दोनों हाथ दिव्यांग थे या जिनकी आंखों की रोशनी नहीं थी। नानी उन्हें सिखाने की जिम्मेदारी संभालने लगीं। मैं रोज लाइव करता रहता, भले ही बेचने के लिए ज्यादा सामान नहीं था, फिर भी लोगों के बीच नानी की रोजमर्रा की जिंदगी की झलक देखने की मांग बहुत ज्यादा थी। मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में ना कोई तेज बैकग्राउंड म्यूजिक होती, ना कोई 3 2 1 बोलकर लिंक शेयर करना होता। कैमरा बस मेरे हाथों और नानी की परछाई पर ही टिका रहता। पीली मध्यम रोशनी में क्रोशिया की सुई उंगलियों में तेजी से चलती रहती और धागे धीरे धीरे खूबसूरत फूल, प्यारे जानवर, आकर्षक डिब्बे और कंबलों में बदल जाते या फिर नानी मुझे कैंची पकड़ाती हुई नजर आती। कभी कभी मैं नानी के लिए चाय बनाकर देता, उसी बीच लियू रुयान कैमरे में घुस आती और अपने बनाए मिल्क टी को जबरदस्ती दिखाकर बेचने लगती। या फिर सॉसेज वाली लड़की अपनी ताजी बनी खास सॉसेज लेकर पहुंच जाती, जिसकी तड़कती आवाज देखकर दर्शक उसे खाने के लिए तड़प उठते। इस धीमी रफ्तार वाली लाइव स्ट्रीमिंग ने अचानक बहुत ज्यादा लोकप्रियता पाली। कमेंट सेक्शन में लोग अक्सर लिखते कि मुझे भाई और नानी को क्रोशिया करते देखकर मेरी मानसिक थकान ठीक हो गई। कुछ ध्यान से देखने वाले फैंस ने मेरे हाथ पर मौजूद निशान भी देख लिए और पूछने लगे, भाई के हाथ को क्या हुआ है? देखकर दिल दुखता है, लगता है कोई बड़ी कहानी है। इसके पीछे मैंने कभी छिपाया नहीं, बस हल्के में इतना ही कहा कि ये पुरानी चोट है, अब दर्द नहीं होता। लाइव स्ट्रीमिंग के बाहर दिव्यांग चाचा चाची लोग मन लगाकर सीखने में जुटे रहते। वो कभी कैमरे में नहीं आते और मैंने भी कभी उनके बारे में लाइव में कोई जिक्र नहीं किया। उन लोगों के हाथों से बनाई गई चीजों के बारे में भी मैं ये कभी नहीं बताता कि ये किसी दिव्यांग व्यक्ति ने बनाई है। मैं ना तो उनकी भावनाओं को बेचना चाहता हूं और ना ही ग्राहकों के अंदर किसी तरह की अनदेखी नैतिक मजबूरी पैदा करना चाहता हूं। यहां तक कि जो लोग ऑफलाइन घूमने या दुकान देखने आते, उनसे भी मैं कहता कि इस बारे में बाहर बात ना करें। उनकी नजरों में कभी हैरानी होती, कभी सम्मान, लेकिन मुझे इसमें कुछ खास नहीं लगता। मुझे तो बस इतना पता है कि इत्तेफाक से मुझ में कुछ लोगों की मदद करने की क्षमता आ गई है। दरअसल ये सब उन अजनबी नेटिजन का ही एहसान है जिन्होंने बिना कभी मिले सपोर्ट किया, तभी इन लोगों को यहां सीखने का मौका मिला। हर इंसान को कमाने का हक है, फर्क बस इतना है कि बहुत सारे प्रोफेशन उनके लिए मुनासिब नहीं होते, इतना ही। धीरे धीरे सीखने वालों की संख्या बढ़ने लगी। लियू रुयान और सॉसेज वाली लड़की ने आसपास की माओं तक भी ये खबर पहुंचा दी। उम्मीद से ज्यादा लोगों ने रुचि दिखाई। कुछ माओं को बच्चों की देखभाल की चिंता थी, तो दोनों लड़कियों ने बड़े दिल से कह दिया, बच्चों की जिम्मेदारी हमारी। इसके बाद क्या हुआ, लियू रुयान और जियांग शियन के बॉडीगार्ड्स ही अस्थायी बेबीसिटर बन गए। दिन इसी तरह शांति से और भरपूर तरीके से गुजरने लगे। फिर 1 महीने बाद एक काली लंबी गाड़ी दोबारा आंगन के द्वार पर आकर रुकी। गाड़ी का नंबर मेरे लिए बिल्कुल जाना पहचाना था। ये वही गाड़ी थी जिसने कई सालों तक मुझे स्कूल छोड़ा और लाया था। जियांग शियन और लियू रुयान को पहले से पता था। दोनों दरवाजे पर खड़े थे और उनके चेहरे पर कुछ हलचल भरी हुई थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और अंदर से एक अच्छे से संवरे हुए मध्यम उम्र के जोड़े उतरे। ये मेरे मम्मी पापा थे। पूरे 5 साल बाद मिल रहे थे। पापा के कनपटी के बाल सफेद हो चुके थे और मम्मी की आंखों के आसपास हल्की झुर्रियां आ चुकी थीं।
वो दोनों गेट पर खड़े होकर नानी की हैंडमेड शॉप का बोर्ड देख रहे थे, फिर कैजुअल कपड़ों में हाथ में क्रोशिया लिए खड़े मुझे देखा और थोड़े असहज से दिखे। शियाओचे, मम्मी ने आवाज देते हुए बोली। गला भर आया, आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने हाथ का काम रखा और उठकर उनकी तरफ चल पड़ा। पापा मम्मी अंदर आ जाइए, बैठिए। ये मम्मी पापा वाला संबोधन कोई नकली नहीं था। आखिर 20 साल से भी ज्यादा की परवरिश झूठी नहीं हो सकती। मम्मी दौड़कर आईं और मुझे कसकर गले लगा लिया रोते हुए। उनका हाथ मेरी बांह पर मौजूद उभरे हुए निशान से टकराया और उनका रोना और तेज हो गया। दर्द तो नहीं हो रहा मेरे बच्चे? तूने कितना दर्द सहा है? मेरा शियाओचे आखिरकार वापस आ गया। हाँ, मैं आखिरकार वापस आ गया। पापा बगल में खड़े थे, उनकी आंखें भी लाल थीं। कंधे पर हाथ थपथपाते हुए बोले, सिर्फ एक ही आह भर पाए वापस आ गया, यही काफी है, जिंदा रहना ही काफी है। नानी घर से बाहर आईं और ये सब देखकर उन्हें बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। वो बस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और मम्मी का हाथ पकड़ लिया। अब रोना बंद, बड़ी बहू शियाओचे अब बहुत काबिल हो चुका है, सच्चा मर्द बन चुका है। ये तुम्हारा बेटा भी है और मेरा पोता भी, हम सब एक ही परिवार है। मम्मी ने नानी का हाथ पकड़ लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे पहली मुलाकात ना हो। मम्मी, मैं आपके लिए तोहफा लाई हूं। मम्मी, नानी ने आपको अपनी असली पोती जैसा माना है तो मम्मी भी आपको मम्मी कह सकती है ना? मुझे बहुत उलझन हो रही थी। जियांग शियन ने यह देखकर आह भरते हुए कहा, मम्मी पापा को असल में सब पहले से पता था। क्या पता था? इस बार मेरे चेहरे की उलझन थोड़ी ज्यादा साफ थी। शायद इसलिए जियांग शियन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम मम्मी पापा के बहुत ध्यान से पाले हुए बच्चे हो, वो तुम्हारी अच्छाई को क्यों नहीं जानेंगे? जिस पल तुमने जियांग परिवार छोड़ा था उसी वक्त से उन्हें तुम्हारे बारे में पता था। बस उन्हें लगा कि तुम्हारी कोई बड़ी मजबूरी होगी और अगर ऐसा है तो चाहे जितना भी वक्त लगे वो तुम्हारा इंतजार करेंगे। इस पल मुझे सब कुछ समझ आ गया। मेरी आंखें भर आईं, गले में कुछ अटकने जैसा महसूस हुआ। ओह अच्छा, तो ये बात है। तभी नानी उस दिन इतनी सही टाइमिंग पर मुझे बचाने पहुंच गई थी और तुरंत मुझे अस्पताल भी पहुंचा दिया था, वरना नानी की धागे बेचकर जमा की गई छोटी सी कमाई से मेरे इतने गंभीर घावों का इलाज कैसे हो पाता। उस रात आंगन में एक बड़ा गोल टेबल सजाया गया। जियांग शियन, लियू रुयान, सॉसेज वाली लड़की, मम्मी पापा, नानी और मैं सब साथ बैठे। टेबल पर तरह तरह के व्यंजन थे। कुछ 5 स्टार होटल से मंगवाए गए थे, कुछ सॉसेज वाली लड़की ने खुद बनाए थे और कुछ नानी की बनाई पॉर्क वाली खास डिश भी थी। सब लोग एक साथ बैठे। कोई अमीर घराने के नियम नहीं थे, कोई असली नकली यंग मास्टर वाली दूरी नहीं थी। लियू रुयान ज्यादा पीने की वजह से हवा में ही अंगुलियों से गिनती वाला खेल खेल रही थी और जियांग शियन को पापा से डांट पड़ी क्योंकि वो भाई जैसा व्यवहार नहीं कर पा रहा था। जियांग शियन ने बहुत कम ही पलटकर जवाब दिया, बस मुझे खाना परोसते हुए अपना सर हिलाता रहा और मम्मी हंसते हुए नानी से बातें करती रहीं। मैं ये सब देखता रहा और मेरे अंदर जो खालीपन बरसों से था वो जैसे सच में भरने लगा। पता चला शुरू से ही किसी के दिल से चाहे जाने का एहसास ऐसा ही होता है। सॉसेज वाली लड़की ने ग्लास टकराते हुए हल्की सी शराब के नशे में गाल गुलाबी करके पूछा, जियांग, तुम्हें पता है मेरा नाम क्या है? मैं एक पल के लिए ठिठक गया, शायद सच में नहीं पता। सॉसेज वाली लड़की ने मुंह बिचकाते हुए कहा, मुझे तो पता ही था, तुम हमेशा से मुझे सॉसेज वाली लड़की ही बुलाते रहे। सॉसेज वाली लड़की ने चिल्लाकर कहा, सुनो, अच्छे से मेरा नाम सॉन्ग है। अरे अब तो नाम भी पता चल गया, लेकिन अब एक नया सवाल भी उठ खड़ा हुआ। आखिर इसे कैसे पता चला कि मैं हमेशा से इसे सॉसेज वाली लड़की ही कहकर बुलाता था? एक और साल बीता और सर्दी फिर आ गई। आंगन में लगी चिमनी में आग जल उठी, पूरा घर गर्माहट से भर गया। इस बार कोई नया सिस्टम नहीं आया। मेरी जिंदगी सच में असली और खूबसूरत थी। मैं शीशे वाली बड़ी खिड़की के सामने कालीन पर बैठा हाथ में एक स्लेटी रंग का मफलर बुन रहा था। नानी झूलती कुर्सी पर बैठी थी, उनके पैरों पर एक दादी वाली रजाई डली थी और वो आंखें बंद करके ओपेरा सुन रही थीं। जियांगचे, मेरा मफलर अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? कल से ठंड और बढ़ने वाली है। जियांग शियन दरवाजा धकेलते हुए अंदर आया, साथ ही ठंडी हवा भी अंदर आ गई। ये अब पहले से कहीं ज्यादा बार आता है। कभी दस्तावेज देने के बहाने से रास्ते में रुककर तो कभी सीधे खाने के बहाने आ जाता है। क्यों जल्दी है? धीरे धीरे बढ़िया काम होता है, मैंने बिना सिर उठाए कहा। हाथों की रफ्तार वैसी ही रही। और हाँ, लियू रुयान वाली टोपी में पोम पोम लगाना मत भूलना, वो कल रात ग्रुप में तुम्हें 800 बार टैग कर चुकी है, पता है? मुझे थोड़ी हंसी आई। कौन सोच सकता था कि जो असली नकली यंग मास्टर कभी घर की दौलत के लिए जान से खेलते थे, अब इतने प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। इस बीच मम्मी पापा बार बार इशारों में कहते रहे कि मैं और नानी वापस जियांग परिवार लौट आएं, लेकिन मुझे यही जिंदगी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने विनम्रता से मना कर दिया। नानी को इस छोटे आंगन की जिंदगी बहुत पसंद है और मैं भी नानी के साथ ही रहना चाहता हूँ। मम्मी पापा ने भी ये बात समझी और स्वीकार कर ली, लेकिन वो भी जियांग शियन की तरह बार बार आने लगे हैं। अब मैं जियांगचे नाम से मशहूर हैंडमेड ब्लॉगर हूं और नानी की हैंडमेड शॉप का भी संचालक हूं। शुरू में शुरू किया गया दिव्यांग लोगों को क्रोशिया सिखाने वाला मिशन भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। टीम भी काफी बड़ी हो चुकी है। हर ऑर्डर पर मैं सिर्फ कच्चे माल और प्लेटफॉर्म कमीशन का खर्च ही काटता हूं। ऑफलाइन बिकने वाला पूरा सामान पूरी तरह उस कारीगर का ही होता है। बाद में मैंने विरासत में मिली पारंपरिक कला भी जोड़ी ताकि ये माएं और दिव्यांग साथी परंपरा सीखने के साथ साथ अच्छी कमाई भी कर सकें। जियांग ग्रुप भी कभी कभार मुझसे प्रीमियम गिफ्ट सेट ऑर्डर कर लेता है। दाम भी सही रहते हैं और किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होती। मम्मी पापा भी अपने सर्कल में मेरी तारीफ करते रहते हैं, कहते हैं देखो ये मेरे बेटे का बनाया हुआ है। बेटे पर गर्व करने वाला वो एहसास साफ झलकता है। जियांग शियन मेरे सामने बैठा एक धागे की गेंद उठाकर उछाल रहा था। उस ड्राइविंग वाली कंपनी को मैंने खरीद लिया है।
अच्छा, अब तुम्हें ऑर्डर लेने जाने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक वीआईपी अकाउंट बनवाया है, सिर्फ वो ऑर्डर लेना जब तुम्हारा मन अच्छा हो। मैंने आंखें तरेरते हुए कहा, अब तो वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, ऑर्डर तो अगले साल तक के भरे पड़े हैं, मैं वहां ठंड में जाकर ऑर्डर कहाँ लूंगा। जियांग चे, क्या तुम्हें क्या लगता है हम एक धागा और क्रोशिया की कंपनी शुरू करें तो कैसा रहेगा? मेरे हाथों की गति एक पल के लिए रुकी और मैंने धागे की गेंद उठाकर उसकी तरफ फेंक दी। सोच लिया, क्या मेरे 8 हाथ लगे हैं? निकल जाओ, ऐसा क्यों नहीं करते? सॉन्ग हाथ में सॉसेज की प्लेट लिए वहां आ गई। मुझे तो अच्छा लगेगा, हम उन सब लोगों को इकट्ठा करेंगे जो हाथ से बनाई चीजों को पसंद करते हैं। हम परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, कला को आगे बढ़ाएंगे और विदेश में भी बेचेंगे। मुझे तो यही करना है, तुम भी निकल जाओ। मैंने दूसरी धागे की गेंद भी सॉन्ग की तरफ उछाल दी। दोनों एक साथ चिल्लाए, नानी, जियांगचे हमें परेशान कर रहा है। नानी आवाज सुनकर आई, नानी तुम दोनों का साथ देगी। सॉन्ग नानी का हाथ पकड़कर आराम कुर्सी की तरफ चलते हुए बोली, ठीक है नानी, आज रात पोर्क वाली डिश बनाना और जियांगचे को एक टुकड़ा भी मत देना। दोनों की बातों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। मैंने सिर उठाकर खिड़की से बाहर देखा। आंगन में प्लम के फूल खिल चुके थे। बर्फ में गहरे लाल रंग के फूल बेहद खूबसूरत लग रहे थे। बगल से लियू रुयान और बच्चों की बर्फ की लड़ाई करते हुए चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। नानी की पाली हुई बिल्ली मेरे पैरों के पास आकर लेट गई और आराम से घुरघुराने लगी। मैं मुस्कुरा दिया और तैयार हुआ मफलर जियांग शियन की तरफ उछाल दिया। लो पकड़ो और निकल जाओ। 3 वक्त की रोटी, हर मौसम का बदलना, सादगी भरी जिंदगी, यही मुझे चाहिए थी। पैसा जितना काम आए उतना ही काफी है। जियांग शियन ने मफलर पकड़ा और बेतरतीब ढंग से गले में लपेट लिया। तरीका थोड़ा भद्दा जरूर था, लेकिन वो बहुत खुश नजर आ रहा था। वो बोला, चलो बाहर चलकर बर्फ का आदमी बनाते हैं। लियू रुयान कह रही थी कि तुम्हारे उस बड़े पांडा से भी बड़ा बर्फ का आदमी बनाने हैं आ रहे हैं। मैंने अपना क्रोशिया एक तरफ रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोला तो बाहर की ठंडी और ताजा हवा चेहरे से टकराई। हवा भले ठंडी थी, लेकिन धूप बिल्कुल सही समय पर खिली हुई थी। पूरी कहानी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी ऐसी ही कहानियां और कॉमिक्स आपके लिए लाता रहूंगा।